बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम उन सब टॉपिक्स की 8 समराइज फॉर्म में एक्सप्लेनेशन करेंगे जो हमने थ्रू आउट सेमेस्टर के अंदर कवर की है। यहाँ पे मेरे पास 4 फेजेस के अंदर सिमुलेशन स्टडी के स्टेप्स को एक्सप्लेन किया हुआ है और इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आप अपने टर्म प्रोजेक्ट को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकेंगे। किसी भी टाइप की सिमुलेशन स्टडी को स्टार्ट करने से पहले आपको दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिफाइन करने पड़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ द प्रॉब्लम फार्मूलेशन एज वेल एज सेकंड इज़ द ऑब्जेक्टिव्स एंड द ओवरऑल प्रोजेक्ट प्लान। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने जो सिमुलेशन स्टडी कंडक्ट करनी है वो किस टाइप की, आपका सिस्टम स्टेडी स्टेट है या टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ सिस्टम है। तो आप टर्मिनेटिंग सिमुलेशन और स्टेडी स्टेट सिमुलेशन, आपने टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ सिस्टम की सिमुलेशन करनी है या स्टेडी स्टेट टाइप ऑफ सिस्टम की सिमुलेशन करनी है। इसको आपने एट द स्टार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट सेट कर लेना है और उसके पर्सपेक्टिव से आपने प्रॉब्लम की फार्मूलेशन करनी है उसी सिस्टम की, और फिर आपने ऑब्जेक्टिव्स और ओवरऑल जो प्रोजेक्ट का प्लान है वो डिफाइन करना होता है अंडर द फेज़ 1। हमने सिमुलेशन की 2 प्लेलिस्ट जो हैं वो अपलोड की हैं, जिसमें से एक जो सिमुलेशन की प्लेलिस्ट है वो सिमुलेशन मॉडलिंग एंड एनालिसिस के पर्सपेक्टिव में है, जो कि थ्योरी के पार्ट को कवर करेगी। जो बैकग्राउंड में आपके इस सिमुलेशन के अंदर सारी डाटा कलेक्शन सॉफ्टवेयर के थ्रू किस तरह से वर्किंग हो रही होगी उसकी थ्योरी का पार्ट हम इसमें पढ़ेंगे इस प्लेलिस्ट में। और जो सेकंड प्लेलिस्ट है सिमुलेशन यूजिंग अरीना, इस प्लेलिस्ट में हम मॉडल बिल्डिंग और उसके अलावा जो अदर वेरिफिकेशन वैलिडेशन इनपुट एनालिसिस के स्टेप्स हैं वो हम इस प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। तो ये फर्स्ट प्लेलिस्ट जो है थ्योरी पार्ट को कवर करेगी और जो सेकंड प्लेलिस्ट है वो एक्चुअली लैब के पार्ट को कवर कर रही होगी। तो लैब के पार्ट के अंदर हमने किस तरह से टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ सिमुलेशन परफॉर्म करते हैं और किस तरह से स्टेडी स्टेट टाइप ऑफ सिमुलेशन स्टडी को परफॉर्म करते हैं वो हमने इस प्लेलिस्ट के अंदर इसकी वीडियो को अपलोड किया। तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम के लिए आपको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड और आप किस तरह से उन स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं, एज वेल एज स्टेडी स्टेट टाइप ऑफ सिस्टम के लिए भी हमने डिटेल जो है इस प्लेलिस्ट के लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन की है। जब आप ये चीज़ डिफाइन कर लेते हैं तो देन आपकी बारी आती है मॉडल कंसेप्चुलाइजेशन की और डाटा कलेक्शन की। अब मॉडल कंसेप्चुलाइजेशन का मतलब ये है कि जो आपने वर्बल मॉडल बनाया है या जो आपने फ्लो चार्ट बनाया है, कंसेप्चुअल मॉडल है, उसको आपने अपने रियल सिस्टम के साथ कंपेयर करना है। जो आपने चीज़ें डिफाइन की, ऑब्जेक्टिव्स बनाए, उसकी बेसिस पे जो आपने फ्लो चार्ट बनाया उसकी आप वैलिडेशन कर रहे हैं अपने रियल सिस्टम की बेसिस पे कंसेप्चुअल मॉडल की। एज वेल एज इसी स्टेप 3 के साथ आपका स्टेप 4 जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आप डाटा कलेक्शन जो है वो करते हैं। डाटा कलेक्शन के लिए हमने थ्योरी के अंदर टॉपिक पढ़े थे कि आपकी डाटा कलेक्शन 3 टाइप के थ्रू हो सकती है। फर्स्ट, सबसे पहले तो आपने डेफिनेटली सिस्टम को डिफाइन कर दिया फेज़ 1 में, उसकी बाउंड्रीज, उसके ऑब्जेक्टिव सब कुछ डिफाइन कर दिए। अब आप या तो हिस्टोरिकल डाटा को यूज़ कर सकते हैं या फिर आप थोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं या फिर आप एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए अपने डाटा की मॉडलिंग जो है वो करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसी पॉइंट्स के अंदर थोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास इनपुट मॉडलिंग आ जाता है जो हमने लेक्चर पढ़ा था। अब यहाँ पे जब आपका डाटा कलेक्शन होगा, इसमें आपके जो भी प्रोसेसेस थे, जो आपके सिस्टम के अंदर वर्किंग हो रही उन सब की आपने डाटा की कलेक्शन कर ली और यहाँ पे आपने कंसेप्चुअल मॉडल की वैलिडेशन कर ली अपने रियल सिस्टम के साथ। इन दोनों की कम्बिनेशन के साथ आप मॉडल की ट्रांसलेशन करते हैं जो कि आप अरीना में
या किसी भी अदर सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के अंदर बना रहे हैं। अब इस मॉडल की डेवलपमेंट में जो सपोर्ट आपको रिक्वायर्ड है वो आपकी इस डाटा कलेक्शन से जो आ रही है वहाँ से आएगी, एज वेल एज जो आपकी मॉडल की वैलिडेशन है कंसेप्चुअल मॉडल की। क्यों? क्योंकि ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है और ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आपके मॉडल की जो ट्रांसलेशन है वो आपके कंसेप्चुअल मॉडल की और कंसेप्चुअल से रियल सिस्टम तक आपकी वैलिडेट नहीं हो जाती। अब इस मॉडल ट्रांसलेशन के बैकएंड पे जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, अगर हम अरीना की टर्म में, लैब की टर्म में बात करें तो आपकी जो अरीना की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हमने मॉडल डेवलपमेंट के डिफरेंट केसेस के साथ लेक्चर्स पढ़े थे, वो आपको सपोर्ट करेंगे मॉडल बनाने के लिए। अब अरीना यहाँ पे जब मॉडल बनाएगा तो उसके बाद आपने उसकी रनिंग करनी है, आपने सिमुलेशन मॉडल को रन करना है। अब इस रनिंग के लिए हमें जो बैकएंड पे, अब बेसिकली अरीना ने क्या करना है, एंटिटीज क्रिएट करनी है जो कि अल्टीमेटली आपके इस डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन के साथ रिलेट कर रही होंगी, या वो एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कर रही होंगी, या आपका जो हिस्टोरिकल डाटा है। अब डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप ऑफ डाटा की बेसिस पे डाटा फीड किया है अरीना में। आप हिस्टोरिकल डाटा के थ्रू कर सकते हैं, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, या एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बट ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके थ्रू हम अपने डाटा के पैरामीटर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। अब इसी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने इनपुट मॉडलिंग का लेक्चर पढ़ा था थ्योरी की प्लेलिस्ट में। इस इनपुट मॉडलिंग के लिए हमने डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी थी जो कि डिस्क्रीट इन नेचर थी और उसके साथ साथ कंटिन्यूस इन नेचर थी, जो कि मेजर हमारा फोकस होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर हमने इन डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ और पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और प्रोबेबिलिटी मैस फंक्शन फॉर डिस्क्रीट एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर कंटिन्यूस पढ़े थे। फिर हमने क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ा। हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी टाइप की होती है, इनके पैरामीटर्स कौन से होते हैं, और हम इन पैरामीटर्स को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द पैरा पॉइंट एस्टिमेशन, या फिर हमने डिफरेंट मेथड पढ़े थे MLE और MOM। तो ये सब जो चीज़ें हैं हमने इनपुट मॉडलिंग के लेक्चर के अंदर कवर की थी, और उसके साथ साथ कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमने सिमुलेशन के मॉडलिंग एंड एनालिसिस की प्लेलिस्ट के अंदर डिफरेंट डिटेल्स को कवर किया था, सिस्टम्स और उनकी टाइप्स को, ये सब कुछ देख लिया था। ओके, तो अब अरीना क्या करेगा, अरीना ने इन एंटिटीज़ को क्रिएट करना है। तो एंटिटीज़ को क्रिएट करने के लिए अरीना को क्या करना पड़ेगा, हमें रैंडम वेरिएट्स जनरेट करने पड़ेंगे, और रैंडम वेरिएट्स जनरेट करने के लिए हमें सूडो रैंडम नंबर्स रिक्वायर्ड है। अब ये क्या चीज़ है, अब लेट्स से कि मेरा जो मॉडल है इसका जो इंटर अराइवल टाइम है, लेट्स से जो मेरी एंटिटीज़ क्रिएट होंगी वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ क्रिएट हो रही हैं विद मी अराइवल टाइम ऑफ लैम्डा। जो अराइवल रेट है मेरे पास लेट्स से वो 3.5 मिनट्स है, मतलब ऑन एवरेज 3.5 मिनट्स के बाद मेरी एंट्री सिस्टम में एंटर होंगी। तो अरीना ने क्या करना है, अब एंटिटीज़ क्रिएट करनी है, वो जो एंटिटीज़ होंगी वो एक्चुअली आपकी इस डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट कर रही होंगी, और ये डिस्ट्रीब्यूशन हमने कहाँ से कैलकुलेट किया, इसके लिए हमने इनपुट मॉडलिंग के थ्रू अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, उसके पैरामीटर को एस्टिमेट किया, और उन पैरामीटर्स के थ्रू हमने ये वैल्यू पॉइंट एस्टिमेशन या MLE या MOM के मेथड के थ्रू हमने कैलकुलेट की, और इस वैल्यू को हमने अरीना में फीड किया। अब ये जो वैल्यू एक्चुअली हमारे इस मॉडल की रियल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही होगी। क्यों? कि हमारे एक्चुअल सिस्टम में जिस तरह से एंटिटीज़ आ रही हैं हमने उसकी बेसिस पे, डाटा की बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड की कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी। एक चीज़ का खास ख्याल रखें, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन, बट हम अप्रोक्सीमेशंस करते हैं, और उस अप्रोक्सीमेशन के लिए हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े, हमने ग्राफिकल टूल्स पढ़े, उसके अलावा फिर हमने स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग के थ्रू टेस्ट किया कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट की है एदर वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रू डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, एज वेल एज हमने डिफरेंट डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के थ्रू डाटा पॉइंट्स को डिस्कस किया था। ये सब चीज़ें हमने इनपुट मॉडलिंग के लेक्चर में कवर की थी। अब ये जो फीडिंग है सारी हमारे पास ये आ गई, अरीना क्या कर रहा होगा बैकएंड पे, अब वो ये चीज़ कर रहा होगा, वो एंटिटीज़ क्रिएट कर रहा होगा जो कि रैंडम वेरिएट्स होंगी एक्चुअली, जो आपकी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगी, और इसके अंदर ही हमने डिफरेंट टेस्टिंग भी पढ़ी।
और सूडो रैंडम नंबर्स क्या जिनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों बिटवीन 0 to 1 और IID होने चाहिए, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। और ये इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हमने रैंडम वेरिएंस डिफरेंट मेथड इसमें पढ़े, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक पढ़ी और उसके साथ साथ हमने एक्सेप्टेंस रिजेक्शन पढ़ा। इसके अलावा भी अदर मेथड्स हैं, कन्वोल्यूशन मेथड है और कंपोजिशन एक्सेट्रा, डिफरेंट मेथड जो है अदर रैंडम वेरिएट जनरेशन के भी अवेलेबल है। देन हम उनकी टेस्टिंग करते हैं। इसी तरह से सूडो रैंडम नंबर्स के डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं और हम उनकी टेस्टिंग करते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सूडो रैंडम नंबर जनरेशन और रैंडम वेरिएट्स, ये आपके इस एंटिटीज़ को क्रिएट करने के लिए अरीना बैकएंड पे क्रिएट करता है। और हम अरीना के अंदर किस तरह से इनको चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में भी एक वीडियो जो है मैंने अपलोड की हुई है कि इन्हीं थ्योरी के लेक्चर में कि आप किस तरह से इनके जो सीड वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे सीड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, जैसा मैंने थ्योरी में भी क्लास में एक्सप्लेन किया कि हम 8 सीड सेट करते हैं 1010, इसकी बेसिस पे एंटिटीज क्रिएट हुई, हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ गए। 8 हमने सीड सेट की 20101 और ये लेट से मेरी 8 सीड वैल्यू है, इसकी बेसिस पे भी कुछ रिजल्ट्स आ गए। जब हम इस सीड के साथ रन करेंगे डिफरेंट मशीन पे हमें सेम रिजल्ट्स मिलेंगे, जब हम इस सीड के साथ करेंगे डिफरेंट मशीन पे हमें सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। अल्टीमेटली हम ये क्यों करते हैं, हम ये इस वजह से करते हैं क्योंकि हमने अपने सिस्टम की वैलिडेशन करनी होती है। तो अब यहाँ से अब हमने स्टेप फॉरवर्ड मूव किया वेरिफिकेशन वैलिडेशन क्रेडिबिलिटी के ऊपर। तो वेरिफिकेशन इज़ व्हाट, वेरिफिकेशन इज़ अबाउट योर मॉडल, कि आपका जो मॉडल है उसके अंदर आप डीबगिंग करते हैं एक्चुअली, और उसके साथ साथ आप अपने मॉडल के जो आपने कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाया हुआ था उसको रन करके इसका आप 2D या 3D मॉडल बनाते हैं और देखते हैं कि एंटिटीज़ जो आपकी एक्चुअल सिस्टम में है और जो सिमुलेटेड सिस्टम में है, क्या अगर कोई ट्यूब बिल्ड हो रही है तो यहाँ पे भी आपको उसी तरह से ट्यूब नज़र आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रियल सिस्टम में ट्यूब लगी रहती है और सिमुलेटेड सिस्टम में ट्यूब ही नहीं लग रही। माइट भी पॉसिबल आपने पैरामीटर्स ठीक सेट ना किए हों, माइट भी पॉसिबल आपने डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कैलकुलेट नहीं की, हो सकता है आपका हिस्टोरिकल डाटा सही तरह से प्रॉपरली आपने यूज़ नहीं किया जो आपके पास अवेलेबल था। तो ये सब चीज़ें जो है इसके अंदर एक्चुअली यूज़ हो रही है। ये सब बात जो है हम अभी बेस मॉडल की कर रहे हैं, अभी हमने कोई इम्प्रूवमेंट सजेस्ट नहीं किया, अभी हम सिर्फ करंट सिस्टम को मिमिक कर रहे हैं अपने सिस्टम के अंदर। अच्छा, तो अब यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाती है वेरिफिकेशन ओके हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पे वैलिडेशन करनी होती है। अब वैलिडेशन क्या होगी, वैलिडेशन इज़ व्हाट, आप इसको अपने आउटपुट्स के साथ मैयर करेंगे अपने सिस्टम की। तो जो आपका मॉडल है, जो आपके इनपुट्स हैं, प्रोसेस है और आउटपुट है, तो प्रोसेस की इनपुट जो है वो आपके इस मॉडल की डेवलपमेंट के लिए यूज़ होनी, तो हमें इनपुट का डाटा चाहिए नॉट परफॉर्मेंस। अब वैलिडेशन के लिए हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस का डाटा चाहिए, हमें आउटपुट्स का डाटा चाहिए ताकि हम इसको वैलिडेट कर सकें। जब हम इनकी वैलिडेशन कर लेते हैं, आउटपुट एनालिसिस कर लेते हैं और इसके अंदर हमने डिफरेंट कंपेयर सिस्टम पढ़ा, हाफ विड्थ पढ़ी, ये सब चीज़ें हमने सिमुलेशन यूजिंग अरीना की प्लेलिस्ट के अंदर इन स्टेप्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप इन दोनों प्लेलिस्ट को एक साथ अगर देख रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि जो सिमुलेशन यूजिंग अरीना की प्लेलिस्ट है उसमें आपकी मॉडल बिल्डिंग कैसे होती है और उसके साथ साथ आप डिफरेंट टेस्टिंग जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे करते हैं, इनपुट्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कैसे जनरेट करते हैं, और जो थ्योरी का पार्ट है इसका वो हमारा इस सिमुलेशन मॉडलिंग एंड एनालिसिस की प्लेलिस्ट के अंदर कवर हो रहा है, जिसके अंदर आपको थ्योरी बैकएंड पे सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। ओके, तो जब हमने यहाँ पे वैलिडेशन कर लिया, आउटपुट सिस्टम के साथ रिजल्ट्स आ गए, आप जाके सेपरेट जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर इनकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। देन आपने फाइनली अपने सिस्टम के एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करने हैं, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन करने हैं, डिफरेंट चेंजेस करनी है अपने करंट सिस्टम में, सो डैट कि आप देख सकें कि आप अपने सिस्टम में किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अब वो जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है और जो प्रोडक्शन रन एंड एनालिसिस है, अब यहाँ पे कितने आपने करंट मॉडल की रन अप्लाई करने हैं और फिर किस तरह से आपने अपने एक्सपेरिमेंट्स कितने रन करने हैं, तो इसके अंदर हमने ऑपक्वेस्ट के नाम से अरीना के अंदर टूल है, इसको हमने यूज़ किया और प्रोसेस एनालाइज़र, कंपेयर,
कंपेयरिंग द प्रोसेसेस, ये सब जो हमने वीडियोस पढ़ी थी सिमुलेशन यूजिंग अरीना की प्लेलिस्ट में, उसके अंदर ये चीज़ें सारी कवर हो रही, जिसके अंदर आप चेक करते हैं कि आपको फर्दर कितने रन रिक्वायर्ड है, एन वैल्यू जो है नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस आपने कितनी करनी है, ये इसके बारे में पूरी एक डिटेल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है इसके बारे में लेक्चर जो है सिमुलेशन यूजिंग अरीना के अंदर अपलोड है। देन फाइनली जब आप ऑप्रेस करके अपने एक मॉडल को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसकी आप डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग करते हैं और आप अपने सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करते हैं, और देन फाइनली आप इसी तरह से अपने सिस्टम को कंटिन्यू करते रहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मॉडल ट्रांसलेशन के अंदर एक तो हमने ये पढ़ा था, इसके अलावा इनपुट टाइम सीरीज के भी एनालिसिस होते हैं जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं आपके मॉडल के अंदर। अगर आपका डाटा जो है वो मल्टीवेरिएट्स है या टाइम जो है उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उस सूरत में फिर आप टाइम मॉडल जो है हमने पढ़े थे ARM और ऑटो रिग्रेसिव मॉडल जो था, उसी तरह से मूविंग एवरेज, ऑटो रिग्रेसिव, मूविंग एवरेज सॉर्ट ऑफ टाइप, और हमने वन से बेसिक मॉडल्स को कवर किया है इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो उनको यूज़ करते हुए फिर आप इसी तरह से रैंडम वेरिएट जो है वो जनरेट करते हैं। इसी तरह से स्टेशनरी, नॉन स्टेशनरी, वो जब चीज़ें जो हमने सारी थ्योरी में पढ़ी हैं वही उसी तरह से आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और देन फाइनली आपका जो सिमुलेशन स्टडी का स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली टू समराइज दिस कोर्स इन अ फ्यू सेंटेंस के आपने अपने करंट मॉडल को देखना है, करंट मॉडल की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, आपने उसका एक प्रोसेस मैप जो है वो बनाना है, उसको आपने कॉन्सेप्चुअल मॉडल आप कह सकते हैं, मॉडल कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कह सकते हैं, और आपने उस मॉडल के डाटा कलेक्ट करने हैं, जिसको शेप करते हुए यूज़ करते हुए आपने अल्टीमेटली अपना करंट मॉडल जो है वो बना लेना अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में, अरीना, प्रो मॉडल, फ्लैटसिम, डिफरेंट प्लांट सिमुलेशन, सीमियो, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर आप मॉडल्स को बिल्ड करते हैं। अब ये एक आइटरेटिव प्रोसेस है क्योंकि आपका करंट मॉडल बिल्कुल आपके रियल सिस्टम का मिमिक बिहेवियर को शो करना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे आपका जो साइकिल है वो कंटिन्यू रहता है जब तक कि आपका मॉडल जो है उस बिहेवियर को शो नहीं करेगा। ठीक है, सो डैट जब आप इसको करते रहते हैं, अपनी वैलिडेशन और वेरिफिकेशन करते रहते हैं, फिर आपका करंट मॉडल आएगा। फिर जब आपका करंट मॉडल की कॉन्सेप्चुअल मॉडल की वैलिडेशन के साथ सब चीज़ें ओके हो जाएंगी, फिर आपने वेरीफाई करना है अपने मॉडल का जो आप उसमें डाटा फीड किया आपने, जो यहाँ पे डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस की थी, वो जो आपने इसमें फीड किया क्या वो प्रॉपरली अब इसमें ऐड की है या नहीं। फिर आप उसकी वैलिडेशन करेंगे अपने रियल सिस्टम के साथ, तो आपने अब यहाँ पे आउटपुट जो है उसके साथ कंपेयर करना है, और स्टार्टिंग में आपने अपने मॉडल को इनपुट के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, वैलिडेशन इज व्हाट अबाउट योर आउटपुट एनालिसिस, जो आपका आउटपुट एनालिसिस टेस्ट है वो आप वैलिडेट करेंगे अपने सिस्टम को। ठीक है, और करंट मॉडल की वेरिफिकेशन किस तरह से होगी, आपके इनपुट के साथ और आपके मॉडल की ट्रांसफॉर्मेशन या लॉजिक जो आपने इसमें यूज़ किया, क्या वो वही लॉजिक है जो आपके एक्चुअल सिस्टम में इम्प्लीमेंट हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और मेजर टाइम जो है आपका इसी फेज़ 2 पे लगता है। देन आप अपने मॉडल के अंदर इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स जो है वो डिज़ाइन करते हैं, और इन एक्सपेरिमेंट्स के बाद आप उसमें से बेस्ट सेलेक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट, और फाइनली आप इम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर आप इसी तरह से अपने सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट जो है वो सजेस्ट करते रहते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है दो इम्पोर्टेंट सिमुलेशन की जो हमने सीरीज़ कवर की हैं, थ्योरी और लैब की, उसके बारे में मैंने चीज़ों को समराइज़ किया है ताकि आपको लॉजिकली फार्म में चीज़ें आपस में कनेक्टेड किस तरह से होती हैं वो आपको यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर क्लियर हो जाए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें कोई आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेशन में बताएं, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रोजेक्ट। थैंक यू।